हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8। और आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों का लेक्चर नंबर 2। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के क्या गुण हैं, ये सब हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन धारा। ये विस्थापन धारा एक ऐसी धारा है जो आवेश के चलने से उत्पन्न नहीं होती है। ये मैक्सवेल ने इस धारा की कल्पना की है और वो धारा इस तरीके से बताई जाती है। मैक्सवेल ने क्या प्लान किया, पहले तो आप ये समझिए कि मैक्सवेल ने विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट दिया है। तो विस्थापन धारा ये होती क्या है, पहले तो हम लोग इसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि जब किसी तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग एम्पीयर सर्कुलर लॉ की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। उसके बाद फिर फैराडे ने क्या अपना नियम प्रस्तुत किया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी इसी को दूसरी भाषा में ये कहा गया है कि अगर कोई परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है तो वो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। बस समझ आ रहा है। यानी ध्यान दीजिए, जो फैराडे का जो नियम है उसके हिसाब से जो विद्युत वाहक बल का मान कितना आता है, d∅b/dt। माने से बताता है लेंस का नियम। और इस E को हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, ये लिखते हैं हम लोग E.dl। E.dl ये नियम कहता है फैराडे का कि अगर किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये तो अभी तक हम जानते हैं, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र अगर कहीं होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा और चुंबकीय क्षेत्र में अगर परिवर्तन होगा तो उसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये नियम फैराडे का है। बस समझ आ रहा है, मतलब हमारा ध्यान समझिए इस बात को क्या कहना चाहते हैं। फैराडे ने ये कहा कि अगर कहीं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है तो वह परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यानी परिवर्ती जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ये फैराडे ने अपने कॉन्सेप्ट में कहा है, अपने नियम में कहा। मैक्सवेल ने इसका उल्टा सोचा उन्होंने क्या कि क्या परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, ये सोचा। बात समझ में आ रही है। फैराडे ने क्या सोचा, फैराडे ने सोचा कि परिवर्ती जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ठीक है ना। मैक्सवेल ने क्या सोचा कि अगर परिवर्ती कोई विद्युत क्षेत्र है तो वो क्या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव भी कर दिया कि नहीं, ये भी सही है कि अगर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र अगर विद्युत क्षेत्र अगर उत्पन्न कर सकता है तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र वो चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने इसको प्रूव भी किया, ठीक है ना। कैसे प्रूव किया, जैसा कि देखो, इस प्रूव करने के लिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया। समांतर प्लेट संधारित्र में हम ऐसी धारा को प्रवाहित किया जो समय के साथ बदल रही हो। यानी इसमें धारा को, यानी इसमें तरीके समझो कि इसमें एक ऐसी बैटरी जोड़ दी जो ऐसी धारा को भेज रहा है जो परिवर्ती धारा हो, ठीक है ना। परिवर्ती धारा अगर है तो अगर धारा है तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। वही धारा जब प्रवाहित होगी तो होगा क्या, बैटरी का ये सिरा प्लस का है और ये सिरा माइनस का है, तो प्लस आवेश यानी dq जो आवेश है वो
इधर से इधर जाएगा, यानी ये क्या समझ लीजिए कि यहाँ dq आवेश यहाँ से निकलेगा और इधर जाएगा, तो ये वाली प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और समझ में आ रहा है मतलब, इसका मतलब यह है कि ये जब हम इस प्लेट को माइनस से जोड़ देंगे तो यहाँ का जो प्लस आवेश है माइनस प्लेट के कारण वो निकल करके इधर वो करके इस वाले प्लेट में चला जाएगा, तो ये प्लेट हमारी हो जाएगी ऋणावेशित और ये धनावेशित हो जाएगा, तो इसके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है भाई, जहां तार में धारा प्रवाहित हो रही है, अब जो ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके तार के चारों तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा जब प्लेटें लगी हुई हैं और प्लेटों के बीच यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है कि नहीं उत्पन्न हुआ, इसको हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है तो हम लोग कैसे पता करते हैं भाई। ये हम लोग पढ़ चुके हैं एक चुंबकीय सुई के बारे में कि जब कहीं पता करना हो कि चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है तो हम लोग क्या रखते हैं, वहां पर एक चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक निडल रखते हैं, और अगर वो विक्षेपित हो जाती है तो इसका मतलब वहां चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर चुंबकीय सुई रखा और देखा कि ये विक्षेपित हो गई, इसका मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। फिर उन्होंने यहाँ रखा और ये भी देखा कि प्लेटों के बीच चुंबकीय सुई रखा हमने तो ये भी विक्षेपित हो गई। इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ तो धारा प्रवाहित हो रही है, आवेश चल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, पर यहाँ तो कोई आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है किसके कारण, धारा के कारण। धारा प्रवाहित होगी तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी आवेश चलेगा तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, पर यहाँ तो कोई आवेश चलता नहीं प्लेटों के बीच में, यहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं आपस में, तब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं, जिस धारा का उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं हम लोग विस्थापन धारा। भाई बिना धारा के चुंबकीय से उत्पन्न होता नहीं है, और यहाँ चुंबकीय उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब प्लेटों के बीच में एक ऐसी अदृश्य धारा है, उसी को नाम दिया गया है विस्थापन धारा। और वो किसके कारण उत्पन्न हुई है, उन्होंने इसको भी बताया मैक्सवेल ने कि ये जो धारा जो उत्पन्न हुई है प्लेटों के बीच में वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुई है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होगा तो धारा उत्पन्न नहीं होगी, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र अगर है तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है, और उसी धारा को कहते हैं विस्थापन धारा। तो अब दोनों बातें प्रूव हो गई। जो फैराडे ने कहा कि परिवर्ती जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, मैक्सवेल ने इसका उल्टा प्रूव कर दिया है, अगर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है तो वो चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है ना, उसी आधार पर ये विस्थापन धारा की परिभाषा यहाँ पर आई है। उसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे तो लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, उसके बाद परिभाषा लिखने के बाद फिर हम लोग कितना मान होता है विस्थापन धारा का, इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा बहुत आसान है। परिभाषा समय के साथ परिवर्ती, समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा के कारण, वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी इसको हम लोग आईडी से प्रदर्शित करते हैं। इसे आईडी से प्रदर्शित करते। अब देखिए, एक हम लोग पहले भी धारा पढ़ करके आए हैं
तो अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। इस विस्थापन धारा से पढ़ने से पहले वो धारा कौन सी होती है, जो आवेश के चलने से प्रवाहित होती है, और आवेश के चलने से धारा जो प्रवाहित होती है उसको कहते हैं हम लोग चालन धारा यानी कंडक्शन करंट, उसको हम लोग आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वो आवेश के चलने से नहीं उत्पन्न होती है, ये एक अदृश्य धारा है और उसको कहा जाता है विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है, इसका फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला भी कैसे बनाया मैक्सवेल ने, उन्होंने कहा कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसे एक परिवर्ती धारा, जिसमें एक परिवर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, ये उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया। इस प्लेटों पर आवेश, अगर परिवर्ती धारा है तो क्या आवेश का कांस्टेंट रहेगा, धारा बदलेगी तो आवेश भी बदलेगा प्लेटों पर, और आवेश बदलेगा तो इसके बीच जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी बदलेगा, वैद्युत क्षेत्र का मान बदलेगा, और वैद्युत क्षेत्र का मान बदलेगा तो ही विस्थापन धारा उत्पन्न होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र में एक परिवर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, ये लिख लेते हैं पहले, इसकी भाषा में लिख लें। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र में समय के साथ परिवर्ती धारा प्रवाहित होती है। ये मान लिया हमने। अगर समय साथ परिवर्तित हो रहा है इसका मतलब किसी क्षण इस पर जो आवेश है प्लेटों पर वो Q है। भाई आवेश का भाई धारा का मान बदलेगा तो आवेश का मान बदलेगा। मान किसी क्षण आवेश कितना है, Q है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, यदि किसी क्षण प्लेटों पर आवेश Q है तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ध्यान रखना है ये कि जो विस्थापन धारा है वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण ही उत्पन्न होती है। कांस्टेंट अगर विद्युत क्षेत्र है तो धारा उत्पन्न नहीं होती। तो कितना, अगर हम इस मान लेते हैं इस पर Q, किसी क्षण इस पर आवेश है +Q और इस पर है -Q आवेश, तो कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये भी हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। कुछ याद आया कि प्लेटों के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र होता है, E बराबर Q/A/ε0 पढ़ा है हम लोगों ने। दो प्लेटें हैं, दोनों पर बराबर विपरीत अगर आवेश है तो उस पर उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, Q/A/ε0, जहां ε0 तो पता ही है निर्वात की विद्युतशीलता है, और A क्या है, जहां A प्लेटों का क्षेत्रफल। ये यहाँ तक कोई दिक्कत। हमने इसको इस विस्थापन धारा का फार्मूला बनाने क्या किया, हमने एक समांतर पर संधारित्र किया जिसमें मान लिया कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो परिवर्ती धारा है, परिवर्ती धारा है, इसलिए माना हमने कि परिवर्ती धारा होगी तो प्लेटों के बीच जो उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी परिवर्ती होगा, और परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र होगा तभी विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो हमने इतनी चीजें मान ली, और इसमें मान लिया कि किसी क्षण अगर आवेश अगर Q है प्लेटों पर तो कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा प्लेटों के बीच, E = Q/A/ε0। ठीक है,
अगर इतना वैद्युत उत्पन्न हो गया है तो इन प्लेटों से कितना वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से लिख सकते हैं संधारित्र की प्लेटों के पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना लिखा जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई, कितना तो वैद्युत क्षेत्र है, और इंटू ए, कितना क्षेत्रफल है उसका, क्रॉस नहीं है, इंटू का चिन्ह लगाया गया है, तो ई डॉट बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या कहेंगे, अगर हम पृष्ठ ऐसे मान रहे हैं तो बल रेखाएं तो ऐसे जा रहे हैं, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना। तो वैद्युत बल रेखाएं और इस पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब, ये दोनों एक ही दिशा में हो, थीटा का मान 0 हो जाए तो cos 0 की वैल्यू 1, तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ये फार्मूला जानते हैं, परिभाषा में भी है, ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में ई डी ए cos थीटा से बना हुआ है। यहां से जरा ई का मान लगा दिया जाए, इसको नोट कर लें, पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, आप लोग ये वाला फार्मूला पढ़ चुके हैं ना, ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन, मेन फार्मूला पढ़ा था, ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है हम लोगों ने। अब सिग्मा की वैल्यू क्यू अपान ए होती है, इसलिए क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखो फाई ई का मान कितना हो जाएगा, इस ई की वैल्यू यहाँ लगा दो, तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से कैंसिल, फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या यहाँ से क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट और फाई ई, कितना मान आ गया क्यू का, ठीक है ना। अब यदि मान लेते हैं, यदि प्लेटों पर आवेश परिवर्तन की दर dq अपान dt है, तो विस्थापन धारा कितनी हो जाएगी, विस्थापन धारा id इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, id इक्वल टू dq अपान dt। देखिए यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, परिभाषा विस्थापन धारा की पढ़ने में देखिए यहाँ पर भी सूत्र यह आ गया है कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, पर यहाँ पर जो आवेश ये जो प्रवाह की दर नहीं है, ये प्लेटों पर आवेश परिवर्तन की दर है, जबकि जो अभी तक धारा हमने पढ़ी है वो भी फार्मूला तो ऐसे ही होता है, dq अपान dt, पर ध्यान रखें वो आवेश प्रवाह की दर होती है, और यहाँ पर ये क्या है, प्लेटों पर आवेश परिवर्तन की दर है, और उसके कारण धारा जो उत्पन्न हो रही वो है id, ठीक है ना। ये कह सकते हैं, ये ध्यान रखना है कि ये आवेश प्रवाह की दर नहीं है, ये प्लेटों में आवेश परिवर्तन की दर है। और यहाँ जरा क्यू का मान लगा दो, d अपान dt फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको तो हम अवकलन के बाहर लिख लेते हैं, वो मान कितना आ जाएगा, इसको लिखने से id इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन नॉट यही कांस्टेंट है, फाई ई, ये तो वैल्यू फ्लक्स तो चेंज हो ही रहा है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर कर लिया, डी फाई ई अपान dt। ये फार्मूला है हमारा
विस्थापन धारा कि ये जो डी फाई अपॉन डी टी है ये चुंबकीय फ्लक्स विद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। यानी विद्युत फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है यानी विद्युत क्षेत्र अगर चेंज होगा तो उसमें एक धारा जो प्रवाहित होगी उसका मान आता है आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन, ठीक है ना। यानी ये प्रूव करता है कि अगर जब भी कहीं विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन धारा, ठीक है। जबकि एम्पियर का जो नियम था अभी तक पढ़ते चले आए एम्पियर के नियम में, वो नियम यहाँ पर फेल हो जाता है कि अंदर कितना विद्युत उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र कितनी, चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही, चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। एम्पियर के नियम के हिसाब से यहाँ पर कोई चुंबकीय उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर अगर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान तो क्या करेंगे हम लोग, इसके चारों ओर एक लूप बना लीजिए, लूप से घिरी धारा का मान वो चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन जो होता है, फार्मूला देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, फार्मूला हमको एम्पियर का जो नियम है वो हमने ये जानते हैं कि B डॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई। अब आई का मतलब इस लूप द्वारा घिरी धारा, अब घिरी धारा है, अब यहाँ पर कोई धारा ही नहीं है, जो एम्पियर ने कहा कि यहाँ पर तो कोई धारा नहीं है, तो कोई धारा नहीं है तो इसका मान कितना हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि आई 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडक्शन करंट नहीं है, इस वजह से एम्पियर ने कहा यहाँ 0 हो जाना चाहिए, पर ऐसा प्रैक्टिकली नहीं देखा गया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि जो एम्पियर का जो नियम है ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है, उसमें करेक्शन भी मैक्सवेल ने किया। उन्होंने कहा कि ये जो धारा का जो मान है आई जो लिखा गया है ये केवल कंडक्शन करंट ही नहीं है, इसमें हम एक और धारा जोड़ेंगे, ये और शामिल रहेगी, डी फाई ई अपॉन, इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन धारा। ये एक्चुअल में करेक्शन करके उन्होंने नियम बनाया। इसको यहाँ पर ये तो आई जहां लिख दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन करंट, या उसको इस प्रकार से भी लिखा गया है म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, ये कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट, ऐसे इसको लिखा गया है कहीं कहीं पर। तो ये बताता है कि जो किसी बंद लूप के परितः अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किया जाए तो वो उस बंद लूप में गिरी चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का जब गुणा हम इस म्यू नॉट से कराते हैं तो ये बी डॉट डी एल समाकलन के बराबर आता है मान। तो ये करेक्शन किया है, इसीलिए इसका जो नाम बदल करके अब हो गया है एम्पियर मैक्सवेल सर्कुटल लॉ, यानी एम्पियर के बाद अपन मैक्सवेल ने भी अपना नाम जोड़ दिया, क्योंकि इसमें करेक्शन भी किया है और ये त्रुटि थी इसमें एम्पियर्स लॉ में, ये विस्थापन धारा का कोई कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, मैक्सवेल ने इसको और ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। इसका नाम बदल करके अब एम्पियर्स लॉ ना करके इसको कहा जाता है एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला है विस्थापन धारा का, इसको आप याद कर लेंगे और उसको इस प्रकार से बनाएंगे। इसी तरह आपने बना लिया है पहले, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। नोट कर लीजिए, विस्थापन धारा का फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी, ठीक। अब है मैक्सवेल समीकरण,
मैक्सवेल की समीकरण है, मैक्सवेल समीकरण ये है, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन इसको हम लोग कहते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन, अब देखो ये दिमाग में आ रहा हो मैक्सवेल इक्वेशन है, इसका मतलब ये इक्वेशनें जो हैं वो मैक्सवेल ने बनाया है, पर ऐसा नहीं। मैक्सवेल समीकरण जरूर को कहते हैं, पर मैक्सवेल इन समीकरणों को नहीं बनाया है। केवल इन मैक्सवेल क्या किया है, उन समीकरणों को पहले से जो ज्ञात हैं, जैसे गॉस के नियम, इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक वाले, फैराडे के नियम, एम्पियर के नियम, इनको एक जगह इकट्ठा किया और ये बताया मैक्सवेल ने कि ये ऐसे समीकरण हैं जिनकी सहायता से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनकी व्याख्या हम इन समीकरणों की सहायता से कर सकते हैं। केवल इतनी बात बताई है और उन्हीं समीकरणों को मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं, पर मैक्सवेल ने इन समीकरणों को बनाया नहीं। ये मैक्सवेल स्वयं कहते हैं कि ये समीकरण हमने बनाए नहीं है, केवल क्या किया है, इसको इकट्ठा कर दिया है और इसके बारे में बताया ये है कि इन समीकरणों की सहायता से जो भी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाले कोई भी सूत्र हों, कोई भी कॉन्सेप्ट हों, चाहे मैग्नेटिज्म के हों, जैसे कूलाम का नियम है, किरचॉफ के नियम है, इनकी व्याख्या हम इन समीकरणों की सहायता से कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन है कौन सी, ये हमको लिखने हैं। तो पहले जो इक्वेशन है वो इक्वेशन वैद्युत का गॉस नियम, वैद्युत का जो गॉस का जो नियम है वो है, और नियम हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, पर रिवाइज भी हो जाएगा। वैद्युत गॉस नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/ε गुना वे आवेश क्यू लिख दीजिए, जो भी आवेश घिरा हुआ है क्यू का 1/ε गुना होता है। क्या इस इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। ये तो है। इस चीज को फाई ई को हम लोग लिख सकते हैं E डॉट dA, ऐसे लिख सकते हैं ना, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार। ये जो इक्वेशन आती है, इस इक्वेशन को कहा जाता है मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन बनाई किसने थी, गॉस ने, ठीक है ना, गॉस ने बनाई है, पर इसको मैक्सवेल की पहली इक्वेशन कहा, क्योंकि मैक्सवेल ने कहा कि इस समीकरणों की सहायता से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो बेसिक जो फार्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उसकी व्याख्या हम समीकरणों की सहायता से कर सकते हैं, इसलिए इनको मैक्सवेल इक्वेशन भी कहते हैं। तो अगला है चुंबकत्व का गॉस नियम। चुंबकत्व का गॉस नियम, ये चुंबकत्व के लिए भी गॉस का नियम है। इसको हालांकि अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, केवल ये वाला नियम पढ़ा है। जो वैद्युत का जो गॉस नियम ये कहता है, अगर कहीं पर कोई आवेश अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर है, बंद पृष्ठ का मतलब बिल्कुल एकदम क्लोज्ड सरफेस हो चारों तरफ से, उसके अंदर अगर कोई आवेश रखा है, तो इससे जितना भी फ्लक्स बाहर आएगा उसका मान उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/ε गुना कर दें, तो उस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आ रहा है यह ज्ञात कर लेंगे हम लोग, ठीक है।
लेकिन चुंबकत्व का गॉस नियम क्या कहता है? चुंबकत्व गॉस नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स फाई बी उस पृष्ठ किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बी शून्य होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल शब्द और लगा दे, गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। यानी इसको लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर हम लोग लिखा है विद्युत फ्लक्स है तो E डॉट डी ए, चुंबकीय फ्लक्स लिखें तो क्या लिखा जाएगा? B डॉट डी ए इक्वल टू जी। ये हमारी मैक्सवेल के दूसरे इक्वेशन है, ठीक है ना। लेकिन बताया है गॉस ने ही इसको एक्सप्लेन किया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास चुंबक रखा है और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं तो पता है N और S, इससे बल रेखाएं निकलेंगी और इसमें बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो क्या होगा भाई? जितनी बल रेखाएं निकल रही उतनी एंट्री कर रही, इसका मतलब प्लस का जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उतना माइनस का होगा, तो कुल क्या हो जाएगा? जीरो। तो यानी अगर कोई भी चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो अगर बंद पृष्ठ से अगर निकालें तो हमेशा जीरो होता है। यानी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो हमेशा जीरो होता है। वो वैद्युत द्विध्रुव, इसको हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव, इसको चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं ना। चुंबक है N और S, दो ध्रुव होते हैं इसमें। अगर चुंबकीय द्विध्रुव या दंड चुंबक को अगर हम बाहर रख दें, जैसे अगर हम कहते हैं कि नहीं हम बाहर रखें अगर यहाँ, तो बताओ क्या तब भी क्या चुंबकीय फ्लक्स क्या शून्य होगा? यहाँ रखें तब भी क्या इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी शून्य हो जाएगा? बताइए। हाँ, तब भी शून्य होगा। ये जो नियम है ये हर कंडीशन में लागू होता है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा शून्य होगा। वो ये बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो चुंबक हमारा उस बंद पृष्ठ के अंदर है कि बाहर है। अगर बाहर भी होगा तब भी शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि देखो बल रेखाएं यहाँ से गुजरेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो निकलेंगे। यानी यहाँ पर 3 एंट्री कर रहे हैं तो 3 बाहर भी निकल रही हैं। इस कारण से कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो शून्य होगा। समझ आ रहा है? 3 एंट्री किया, प्लस का चुंबकीय फ्लक्स हुआ, 3 बाहर निकली, माइनस का हुआ, दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? शून्य। तो चुंबकीय फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से अगर गुजरने वाला निकाल रहे हैं तो हमेशा जीरो आता है। लेकिन वैद्युत फ्लक्स का मान ऐसा नहीं है। अगर यही आवेश अगर बाहर रखा हो, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमेशा शून्य रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया? दो इक्वेशन और इसकी हैं, 4 इक्वेशन है मैक्सवेल की। दो जो इक्वेशन अभी हमने बताई हैं वो तो गॉस के ही नियम है, और जो 2 इक्वेशन हैं, एक है फैराडे का नियम और एक है एम्पियर का नियम। ये एम्पियर के नियम में तो थोड़ा सा संशोधन किया है उन्होंने, बाकी जो नियम है उन्होंने बनाए नहीं है, ये पहले से बने थे। केवल
के कॉन्सेप्ट को बताया है उन्होंने, इसलिए उनको मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन नंबर आ जाएगी थर्ड इक्वेशन है हमारी, नियम हमारा है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, फैराडे का नियम क्या कहता है? किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये है, इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म क्या लिखेंगे? E इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। माइनस बताता है लेंज के नियम में चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन हमेशा विद्युत वाहक बल का विरोध करता है, ठीक है ना? ये हम लोग लेंज के नियम में पढ़ चुके हैं। तो किसी इसका मतलब फैराडे का किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इस E को हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, E इक्वल टू E डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ये क्वेश्चन बताता है कि चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है ना? और वैद्युत क्षेत्र में अगर परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है ना? अगला इक्वेशन 4 नंबर, ये है एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। ये नियम क्या कहता है? किसी बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रल, रेखीय समाकलन लूप द्वारा रेखीय समाकलन, एक मिनट इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिए। रेखीय समाकलन चालन धारा यानी IC तथा विस्थापन धारा ID के योग का म्यू नॉट
गुना होता है। किसी बंद लूप के अंतरिक्ष चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। जबकि इसके पहले जो एम्पियर नियम पढ़ रहे थे उसमें रेखीय समाकलन उस लूप द्वारा घिरी धारा का म्यू नॉट गुना लिखा जाता था। उसमें करेक्शन किया मैक्सवेल ने और करेक्शन करके इक्वेशन का बना दी। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं समाकलन डी डॉट वी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी। ये हमारा नियम है जिसमें मैक्सवेल ने कुछ करेक्शन कर दिया है, इसलिए इसका नाम हो गया एम्पियर मैक्सवेल का परपथी नियम। ये बताता है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में अगर परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। और आज की क्लास हमारी इतना समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ट्राई करते रहिए। थैंक यू।